नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में स्वर के बारे में जाना, स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, उनका कैसे वर्गीकरण होता है। अब हम वर्ण विचार में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं व्यंजन। स्वर के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है व्यंजन। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन किसे कहते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो होता क्या है। तो सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन वे होते हैं, हम कह सकते हैं कि वर्णमाला के वे वर्ण, वर्णमाला के वे वर्ण जो अपने वर्णत्व को सिद्ध करने के लिए, अपने वर्णत्व को, महत्व को बताने के लिए किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात व्यंजन हम कह सकते हैं, व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है। हमने पढ़ा व्यंजन के हलंत लगता है, जैसे क्या है, ये व्यंजन है। इसको अपना वर्णत्व बताने के लिए, अपनी महत्ता बताने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तभी इसका वर्णत्व स्वीकार किया जाता है, इसकी महत्ता स्वीकार की जाती है। जैसे कह में ए मिलाया तो हमने कह बना दिया, तो इसको ए स्वर की सहायता लेनी पड़ी। इसमें आ मिलाया तो का हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यंजन जो होता है उसे वर्णत्व सिद्ध करने के लिए, अपना वर्णत्व बताने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि वर्णमाला के वे वर्ण या ऐसी ध्वनि जिसको अपना वर्णत्व सिद्ध करने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता हो, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन की हम परिभाषा कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि व्यंजन जो है उसके भेद कितने होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन के 33 भेद स्वीकार किए गए हैं। व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33। अब इन 33 को हम संस्कृत में 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 भागों में बांटते हैं, जिससे सामान्यतः कह सकते हैं व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। व्यंजन के जो 3 भेद होते हैं उनमें पहला जो है उसे हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन। उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद, व्यंजन मुख्यतः 33 होते हैं, उनके 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, पहला स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। तो तीसरा जो व्यंजन होता है उसे हम कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार व्यंजन के 3 भेद होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। 3 व्यंजनों के भेद होते हैं। अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला हम लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का जो सूत्र है वो सूत्र ये है कि कादियो मावसानः, कादियो मावसानः स्पर्शः, कादियो मावसानः स्पर्शः। इसका अर्थ ये होता है कि कादियो को मतलब कह तो आदि में हो, मैं जिसके अवसान में हो, यानी कह से प्रारंभ होकर, कह से प्रारंभ होकर और मैं अवसान में हो, अर्थात मैं पर समाप्त हो, मैं अंत में हो। कैसे प्रारंभ होकर के मैं तक, जो हमारी वर्णमाला है क ख ग घ है, उसमें कैसे प्रारंभ करके मैं तक जितने भी वर्ण आते हैं वे सारे के सारे स्पर्श कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों के जो 5-5 वर्ण होते हैं इनको मिलाकर के टोटल 25
स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार ये 5 होते हैं। संस्कृत में इनको हम विस्तार से पढ़ें तो इनको कु, चु, टू, तू और पु वर्ग कहते हैं। कुवर्ग का इनको हम फिर व्याख्या करें तो इसको हम कहते हैं कैवर्ग, इसको कहते हैं जयवर्ग, इसको कहते हैं टयवर्ग, इसको कहते हैं तयवर्ग और इसे कहते हैं पैवर्ग। इनमें जो ये ऊ की मात्रा है, इस ऊ की मात्रा की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा मैंने कहा था जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका द से लोप से लोप हो जाता है। अब इस संज्ञा कैसे होती है उसके लिए एक सूत्र होता है। अगर स्वर की संज्ञा करनी हो तो उसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है कि किसी भी वर्ण में अगर स्वर की इस संज्ञा करनी हो, स्वर की इस संज्ञा करनी हो, उपदेश में अच, उपदेशवाचक शब्दों में अज यानी अच की अनुनासिक संज्ञा हो तो उसकी संज्ञा कर देता है। तो इसमें जो उ है, इस उ की संज्ञा करने वाला सूत्र पूछे तो उपदेश अच अनुनासिक इत ये सूत्र है, फिर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। अब हमने ये सारे वर्ग पढ़े हुए हैं छोटी क्लासों में, कक्षाओं में। कु का मतलब कै वर्ग, कै में 5 वर्ण आते हैं, कै, ख, ग, घ और अंग। ये 5 वर्ण इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार और मैं, तो हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं तो कैसे लेकर के मैं तक जितने भी व्यंजन हैं ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। फिर हम बात करें दूसरे की, दूसरा हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन शामिल किए जाते हैं तो उसके लिए भी हम एक सूत्र पढ़ते हैं, वो सूत्र है यणो अंतस्था, यणो अंतस्था। इसकी हम व्याख्या करें, इसको हम समझें कि इस सूत्र में क्या है तो ये जो है इसे हम कहते हैं यण और इसे कहते हैं अंतःस्था, यण अंतस्था, यण है अंतस्था। इस तरीके से इसका विच्छेद कर देते हैं, यण है अंतस्था। अब बात करें यण है, यण क्या है तो हमने प्रत्याहार पढ़े तो प्रत्याहार में यण एक प्रत्याहार है। इस यण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण शामिल किए जाते हैं उन सभी वर्णों को अंतस्थ व्यंजन में शामिल किया जाता है। तो यण में कौन कौन से आते हैं तो यण में हमने 5वां सूत्र पढ़ा था है वरट, तो उसमें य, व, र और ल, ये जो 4 हैं ये चारों के चारों यण व्यंजन के अंदर, अंतस्थ व्यंजन के अंदर शामिल किए जाते हैं, यण प्रत्याहार में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतस्थ में कौन कौन से होते हैं तो अंतस्थ में 4 वर्ण होते हैं, य, व, र, ल। स्पर्श में 25, अंतस्थ में 4 और उसके बाद अंतिम जो है वह है ऊष्म व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है। परंतु संस्कृत में हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार हमें स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण प्राप्त होता है। तो उनके अनुसार जो क्रम होता है संस्कृत में वो यवर का होता है। जैसे सूत्र बोलते हैं ऐ उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच, 5वां सूत्र आता है य व र ट और छठा आता है लण। तो य व र और ल, इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत में यवर क्रम होता है और हिंदी में यरल हम पढ़ते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये गलत है या सही। तो हिंदी में ये सही है और संस्कृत में ये सही है। इसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तीसरा जो है वो है ऊष्म, हम पढ़ते हैं तीसरा। ऊष्म में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं ऊष्म व्यंजन।
तीसरा जो है वो है ऊष्म व्यंजन। इसका जो सूत्र है वो होता है सल उष्माण है। इसका जो सूत्र होता है उसे हम कहते हैं सल उष्माण है। इसका मतलब ये जो सल है ये भी एक प्रत्याहार है। सल प्रत्याहार अंतिम में आता है से रे है ले। अंतिम जो दो सूत्र है माहेश्वर सूत्र में, उनमें 13 नंबर का और 14 नंबर के जो सूत्र है उन दोनों से मिलाकर सल प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? हम कह सकते हैं कि ऊष्म में 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? से और है। ये 4 वर्ण ऊष्म वर्ण में शामिल किए जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं स्पर्श में तो कितने होते हैं? 25। अंतस्थ में कितने होते हैं? 4। और ऊष्म में कितने होते हैं? 4। इस तरीके से हमारे संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो हम कह सकते हैं 33 होती है। तो इस प्रकार ये व्यंजनों का वर्गीकरण है। अब हम पढ़ते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं। हमने पढ़े पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर हमने पढ़े 21-22। अब हम पढ़ते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या। परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है पाणिनि के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं। तो कुल वर्ण पाणिनि के अनुसार 63 या 64 होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या तो वो कितनी होती है? सभी को पता है 63 या 64। पाणिनि ने 63 या 64 वर्ण बताए। ये कैसे कैसे होते हैं इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। पाणिनि जी ने सबसे पहले स्वर की संख्या बताई, स्वरों की संख्या बताई थी 21। तो 21 तो होते हैं स्वर। उसके बाद उन्होंने कहा जो व्यंजन है उनमें स्पर्श व्यंजन हमने अभी पढ़े, स्पर्श व्यंजन की संख्या बताई है 25। तो ऐसे 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद उन्होंने यादि वर्ण बताए हैं। यादि वर्ण, ये यादि वर्ण कौन से होते हैं? तो ये यादि वर्ण कुल होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? य, व, रे, ले, से, है। ये 8 जो है इनको पाणिनि ने यादि वर्ण के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद उन्होंने यम वर्ण बताए हैं। तो यम वर्ण होते हैं 4। यम वर्णों की कुल संख्या होती है 4। कौन कौन से? तो यम वर्ण कै खे गै घै ही होते हैं, लेकिन इनको यम वर्ण के रूप में इसको बोलते हैं कू, खू, गू और घू। इस प्रकार 4 पाणिनि ने यम वर्ण स्वीकार किए हैं। तो 21 और 25 46, 8 54, 54 और 4 58 तो हो गए ये। उसके बाद उन्होंने एक अनुस्वार को स्वीकार किया। तो अनुस्वार को हम ऐड करते हैं इसमें। तो अनुस्वार के संख्या होती है 1। वो कौन सा होता है? अनुस्वार हमने बात की, ऊपर जो बिंदु लगती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद उन्होंने विसर्ग को स्वीकार किया। विसर्ग की संख्या भी होती है 1। तो ये कौन सा होता है? ए के बाद जिसे हम 2 बिंदु आगे लगाते हैं ये विसर्ग में स्वीकार किया जाता है। तो टोटल हो गए 60। हमने कहा कि ये जो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण है वो 63 या 64 है। तो 60 ये हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक उन्होंने स्वीकार किया जिह्वा मूल्यम वर्ण, इसको स्वीकार किया। ये कौन सा होता है? ये एक ही होता है। इसे हम एक चिन्ह होता है इसके द्वारा स्वीकार करते हैं। ये चिन्ह यदि कै के पहले लग जाता है, कै के पहले लगता है तो इसे हम जिह्वा मूल्यम कहते हैं। उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया उपदमानीय वर्ण। उपदमानीय वर्ण भी इन्होंने एक स्वीकार किया है। तो वो एक कौन सा होता है? ये सेम चिन्ह लगा हुआ होता है और ये होता है पै। वैसे तो जिह्वा मूल्यम और उपदमानीय दो होते हैं, कै ख होते हैं, उपदमानीय पै फ होते हैं। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार इनको एक ही गिनती में स्वीकार किया गया, इनको एक ही माना गया है। तो 62 हो गए। और 63वां जो है वो कौन सा है? तो उन्होंने हम कह सकते हैं कि एक
वर्ण होता है उसे हम कहते हैं दुःस्पृष्ट, दुःस्पृष्ट वर्ण। ये दुःस्पृष्ट वर्ण कौन सा होता है? हमारी भाषा में हम बोलते हैं अड़य, अड़य जो बोलते हैं उसे हम दुःस्पृष्ट में गिनती करते हैं। अड़य, अड़य हम लिखते हैं ऐसे, जैसे पहले ठहर लिखा और उसके बाद ऐसे करते हैं, ये है अड़य, ये दुःस्पष्ट वर्ण है। इसके बाद जो अंतिम जो पाणिनि जी ने माना है वो है विकल्प से स्वीकृत प्लुत स्वर। तो विकल्प से स्वीकृत प्लुत स्वर हमने पढ़ा, विकल्प वाला प्लुत स्वर पहले हमने पढ़ लिया कौन सा होता है, तो वो एक ही होता है, वो कौन सा होता है? रे। ये विकल्प से स्वीकृत प्लुत स्वर होता है। अब हम कहें कि 63 64 सारा का सारा विभाजन हमारे सामने है, कैसे इन वर्गों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण किया है पाणिनि जी ने। तो 21 और 25 46 होते हैं, 8 54 होते हैं, 4 58 59 60, उसके बाद 61 62 और 63। ये 63 तो पाणिनि जी ने मूल रूप से वर्णों की संख्या मानी है। फिर उन्होंने कहा एक विकल्प से भी होता है तो हम 64 भी इनको स्वीकार कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हम परीक्षा की बात करें। परीक्षा में सीधा ही प्रश्न उठ कर आता है कि वर्णों की संख्या पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितनी होती है, तो हमारा उत्तर होता है 63 या 64। लेकिन परीक्षा में ये दोनों अलग अलग आए, 63 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, 65 लिखा है और 66 लिखा हुआ है। ये चारों अलग अलग आए तो हमें कहेंगे बताओ कौन सा है, तो हमें उत्तर इसको सही मानना है। जैसे 21 और 22 स्वर में हमने 21 को सही माना, वैसे 63 और 64 में 63 को मानते हैं। साथ में आए तो और ही सही है कि हमें सीधा उत्तर इसी को करना है। 63 नहीं मिले तो 64 को उत्तर सही मानना है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा परीक्षा में ध्यान देना है। 63 हो तो 63, नहीं हो तो 64, और दोनों साथ में आए तो उत्तर 63 या 64 पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या मानी जाती है। ये हो गए स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। हमारा वर्ण विचार है, इसमें स्वर और व्यंजन इन दोनों का वर्गीकरण हमने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या होते हैं? जब हम अपने मुख से किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर वह ध्वनि किसी न किसी अंग को छूती है, उस अंग को छू करके बाहर निकलती है। जिस भी अंग को छूकर हमारी मुख से ध्वनि निकलती है बाहर, उस अंग को ही उच्चारण का स्थान मान लिया जाता है, उसे ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो कहने हम लोग उच्चारण स्थान कौन सा होता है? हमारे मुख के अंदर से निकलने वाली ध्वनि जब बाहर निकलते समय हमारे मुख के अंदर किसी स्थान को छूती है, टच करती है, उस स्थान को ही उस ध्वनि का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। अब पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो पाणिनि जी ने जो उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण किया है उसके अनुसार हम उच्चारण स्थानों की बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो पाणिनि जी ने उच्चारण स्थान माने हैं 7 या 8 उच्चारण स्थान माने हैं। वो किस प्रकार है? परीक्षा में प्रश्न आए उच्चारण स्थान कितने होते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 7 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, किसी परीक्षा में 7 आता है, किसी में 8 आता है। तो ये तो उस पर निर्भर करेगा कि परीक्षा में 7 है या 8 है। दोनों एक साथ आएंगे तो ऐसे आएंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, वरना दोनों एक साथ नहीं आएंगे। 8 है तो 8 को उत्तर करना है, 7 है तो 7 को उत्तर करना है। फिर प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आता है कि मान लो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ण का क्या है, ए का क्या है, उ का क्या है, इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, ये कहाँ कहाँ से अपने मुख के अंदर से बोले जाते हैं। इसके लिए पाणिनि जी ने कुछ सूत्रों का विधान किया है, तो हम उन सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। तो वे सूत्र कौन कौन से होते हैं हम आगे पढ़ते हैं। देखिए पहला जो सूत्र है वो सूत्र होता है, उसके लिए हम कहें पहला स्थान, तो पहला स्थान बोलते हैं कंठ स्थान। हमारे मुंह के अंदर जो कंठ है उस कंठ स्थान से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वे कौन कौन से होते हैं। पहला आता है कंठ स्थान, जिसे हम बोलते हैं कंठ वर्ण। कंठ स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंठ वर्ण। अब कंठ वर्ण में कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, कंठ स्थान से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं, उसके लिए एक सूत्र लिखते हैं, वो है अकु है विसर्जनीय नाम, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है।
आखु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। ये एक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हम कह सकते हैं कि कंठ स्थान से जो जो वर्ण बोले जाते हैं वे कौन कौन से हैं। तो हम जितने भी सूत्र पढ़ेंगे उनमें जो प्रथम 4 वर्ण हैं उन्हीं वर्णों को आधार मानकर कह सकते हैं कि कंठ से ये वर्ण बोले जाते हैं। तो जैसे पहले लिखा है ए, तो ए वर्ण कंठ स्थान से बोला जाता है। और हमने पढ़ा है कि ए और आ दोनों समान होते हैं। माहेश्वर सूत्र में ए और आ को ए ही लिखा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं ए और आ ये दोनों वर्ण कंठ स्थान से बोले जाते हैं। उसके बाद में आता है कु। कु का मतलब होता है कै वर्ग। कै वर्ग, वर्ग जहां लग जाता है वहां इसके सारे अक्षर सम्मिलित हो जाते हैं। कै वर्ग का मतलब हो गया कै, ख, गै, घै और अंग। ये पांचों इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे कै, ख, गै, घै और अंग, ये पांचों जो वर्ण हैं ये पांचों के पांचों कंठ स्थान से बोले जाते हैं, जिसे हम कु के नाम से जानते हैं। कुचु टुतु हमें अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। उसके बाद में आता है तीसरा है भी कहां से बोला जाता है? कंठ स्थान से बोला जाता है। और उसके बाद जो चौथा है वो है विसर्ज। विसर्ज का मतलब हो गया विसर्ग। विसर्ग को हम शुद्ध बोले तो विसर्ज बोलते हैं, इसलिए विसर्ज का अर्थ है विसर्ग। ये जो वर्ण है ये सारे के सारे कंठ स्थान से बोले जाते हैं। कौन कौन से? हम कहे ए, आ, कै वर्ग हम लोग कै, खे, गै, घै, अंग, और उसका है और विसर्ग। प्रश्न आता है बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है का क्या है? कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ए का क्या होता है? तो कंठ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए, कु, है, विसर्ग। ए और आ, कैवर्ग, है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। उसके बाद हम 2 नंबर पे आए तो 2 नंबर पे आता है तालु स्थान। 2 नंबर पे आता है तालु स्थान। तालु स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तालव्य वर्ण। उन्हें हम कहते हैं तालव्य वर्ण। और तालव्य वर्ण के लिए जो सूत्र आता है वो है इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हम समझे वही 4 वर्ण ई, च, ये और स, ये चारों वर्ण तालु स्थान से बोले जाते हैं और इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन कौन से? ई, हमने माहेश्वर सूत्र में ई एक ही पढ़ा, तो ई और बड़ी दोनों समान होते हैं, तो दोनों वर्ण कहां से बोले जाते हैं? तालु स्थान से बोले जाते हैं। उसके बाद चू, चू का मतलब हो गया च वर्ग। च वर्ग का मतलब वही च, छ, ज, झ, ये पांचों वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद आता है ये भी तालु स्थान से बोला जाता है। और उसके बाद आता है स, ये सारे के सारे वर्ण कहां से? तालु स्थान से बोले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये सारे तालव्य वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न आता है च का उच्चारण स्थान बताइए, य का बताइए, ई का बताइए, छ का बताइए, ज का बताइए, तो सबका उच्चारण स्थान तालु होता है। ये 2 है। तीसरा जो अपना आता है वो आता है मूर्धा। कंठ तालु और उसके बाद स्थान आता है मूर्धा स्थान। मूर्धा स्थान। अब मूर्धा स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण, उन्हें हम कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका जो सूत्र है वो होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें भी वही 4 वर्ण पहले वाले, तो जैसे कह सकते हैं री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, रे का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और स का उच्चारण स्थान भी मूर्धा होता है। तो इस प्रकार इन वर्णों के उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। उसके बाद हम चौथा पढ़ें। चौथा जो आता है वो आता है दंत स्थान। दंत स्थान, जिसे जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं दंते वर्ण, उन्हें कहते हैं दंते वर्ण। इसका जो सूत्र आता है वो होता है लरितु लसानाम, ऋतु लसानाम
दंतः, यानी दांत से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? वही चार, लरी, तय वर्ग, लय और शय। ये जो वर्ण है ये सारे के सारे कहां से उच्चारित होते हैं? दांत से, तो इन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। फिर बात करते हैं अगले की, उसे हम कहते हैं ओष्ठ। अगला जो स्थान आता है वो आता है ओष्ठ स्थान। ओष्ठ यानी होठ। ओष्ठ स्थान से जो बोले जाते हैं, होठों से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। उन्हें हम कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ओष्ठ्य वर्ण की में एक सूत्र लिखते हैं, उ पु पद मानिया नाम ओष्ठौ। उपु पद मानिया नाम ओष्ठौ, ये एक सूत्र है। इसके द्वारा हम कहते हैं कि ओष्ठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? उपपद मानिया नाम ओष्ठौ, ये सूत्र है। अब कहें तो वही चार, उ पु और उपद मानिय, ये जो वर्ण है ये ओष्ठ में आते हैं। जैसे उ का मतलब छोटा उ और बड़ा उ दोनों आ गए। फिर आ गया इसमें जो उ के बाद पु है, और में हमने देखा कि उ की मात्रा छोटी है लेकिन इसमें बड़ी है। क्यों है? कि उपु है और उसके बाद उपदमानीय शब्द लिखा है। इन दोनों की संधि करते हैं, उ और उ को मिलाकर बड़ा उ बन जाता है, इसलिए इसमें बड़े उ की मात्रा लिखी हुई है। उपु प्लस उपदमानीय, तो उ और उ मिलके बड़ा उ दीर्घ संधि हो जाती है, इसलिए इसको बड़े उ के रूप में लिखा है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक तो आता है उ, और एक आता है पै वर्ग। उपु का मतलब उ का मतलब तो उ हो गया, और पु का मतलब हो गया पै वर्ग। और उसके बाद उपदमानीय, जैसे हमने पीछे पढ़ा था उपदमानीय वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो उपदमानीय मैंने कहा था ये चिन्ह लगता है, तो चिन्ह लगता है कौन सा अक्षर होता है? पै। वहां हमने एक ही पढ़ा पाणिनि शिक्षा के अनुसार, लेकिन मैंने बताया था कि उपदमानीय वर्ण दो होते हैं, एक तो पै होता है और एक फै होता है। तो ये उपदमानीय वर्ण है। पै और फै के ये चिन्ह लगा हुआ मिले और आपसे पूछे उच्चारण स्थान बताओ, तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। उ का उच्चारण स्थान बताओ, ओष्ठ होगा। पै वर्ग का उच्चारण स्थान पै वर्ग, पै फै पै फै मैं सभी आ जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। छठा जो होता है वो होता है नासिका। नासिका यानी कि नाक। नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिका स्थान होता है, इससे जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नासिक्य वर्ण। इसके लिए संस्कृत व्याकरण में दो सूत्र बनाए गए हैं। वे दो सूत्र कौन कौन से होते हैं उनको हम एक साथ पढ़ते हैं। पहला जो सूत्र है इसमें वो होता है यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम नासिका, एक सूत्र ये होता है। उसके बाद जो दूसरा सूत्र होता है हम साथ में लिखते हैं। दूसरा सूत्र होता है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। अब इनको विस्तार से पढ़ लेते हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल किए जाते हैं। ये दो सूत्र नासिका के होते हैं। हम कहते हैं कि नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो 5 वर्ण होते हैं। एक तो होता है य, मैं, अंग, अण और न। ये पांचों के पांचों जो व्यंजन है ये नासिका से उच्चारित होते हैं। यम गणना नाम नासिका, इस सूत्र के द्वारा य, मैं, ग, ण और न, ये पांचों वर्ण नासिका से उच्चारित होते हैं। फिर हमने दूसरा सूत्र पढ़ा नासिका अनुस्वारस्य। हमने पढ़ा अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा होता है? जो ऊपर बिंदी लगी होती है उसे हम अनुस्वार वर्ण बोलते हैं। तो जो जिनके भी ये बिंदी लगी है, जो भी अनुस्वार है, उनको भी हम नासिका में स्थान देते हैं, उन्हें भी हम नासिक के वर्ण कहते हैं। अब बात आती है, हमने पीछे 5 जो सूत्र पढ़े उनमें हमने कहा जैसे ये है कि पै वर्ग। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मैं भी शामिल होता है। हमने कहा कि पै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ओष्ठ स्थान होता है, यहाँ भी हमने मैं लिखा है, तो मैं इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ऐसे ही हम कंठ स्थान पढ़ते हैं। एको है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो उसमें भी कै वर्ग आता है। कै का जो अंग है इसमें भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि नासिका
से उच्चारित होने वाले ये 5 वर्ण और अपने अपने मूल स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण, कह सकते हैं कि इनका जो उच्चारित स्थान है, अंतिम जो पंचम वर्ण होता है, इनका जो उच्चारित स्थान है वो 2 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इनका जो मूल स्थान है, जो हमने 5 सूत्रों में पढ़ा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, और दूसरा जो होता है वो नासिका। तो ये दोनों ही इनके उच्चारण स्थान माने जाते हैं। इन 5 के उच्चारण स्थान कंठ भी माना जाता है, ओष्ठ, नासिका एक साथ माने जाते हैं। लेकिन परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि भाई बताओ मैं का उच्चारित स्थान कौन सा है, और मैं के उच्चारित स्थान में आपको एक तो दे दे ओष्ठ, ओष्ठ आपके पास लिखा हुआ है 1 नंबर पे ही, और 2 नंबर पे आपके पास लिख दे नासिका, दोनों आ गए। यहाँ कंफ्यूजन होती है कि भी कौन सा उत्तर माने, कौन सा सही है। ओष्ठ में भी आता है और नासिका में भी आता है, दोनों अगर एक साथ हो तो हमें जो उत्तर है वो नासिका को सही मानना है। दोनों अगर एक साथ आए तो उसका उत्तर होता है नासिका। नासिका को हमें प्राथमिकता देनी है, सबसे पहले उत्तर ये मानना है। अगर अलग अलग आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक साथ आए तो हमें नासिका का उत्तर मानना है। इसी प्रकार इनमें मान लो यह है और यह में अगर आपको दे दे तालु, तालु भी दे दे और नासिका भी दे दे, तो अपने को वही नासिका का उत्तर मानना है। इस प्रकार ये नासिका के 2 सूत्र है, अनुस्वार में हमेशा नासिका ही होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, 4 सूत्र और पढ़ने हैं। पहला आता है कंठ तालु। अपना जो सूत्र है वो 7 नंबर का सूत्र आता है, 7 या 6 जो भी क्रम है, तो उसमें अपने को करना है कंठ तालु स्थान। कंठ तालु स्थान, ये स्थान अपने मुंह के अंदर कंठ तालु। तो कंठ तालु से जो बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण ये कौन कौन से होते हैं? इसका एक सूत्र होता है ए दयितो हो कंठ तालु। इसका सूत्र है ए दयितो हो कंठ तालु। इसमें 2 ही वर्ण होते हैं, ए और आई। इसके अंदर 2 वर्ण होते हैं, एक ए होता है और एक आई। कह दे ए का उच्चारण स्थान बताइए तो कंठ तालु, आई का उच्चारण स्थान बताइए तो कंठ तालु। उसके बाद जो सूत्र आता है, स्थान आता है, वो आता है कंठोष्ठम। वो होता है कंठोष्ठम। ये 2 उच्चारण स्थानों को मिला के बनाया गया कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ 2 को मिला के बनाया गया है। कंठोष्ठम स्थान जो होता है उससे जो वर्ण बनते हैं उन्हें बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। इनको बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठम स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। उसका जो सूत्र होता है वो होता है ओ दौतो हो कंठोष्ठम। इसका जो सूत्र है वो होता है ओ दौतो हो कंठोष्ठम। इसके अंदर भी 2 ही वर्ण आते हैं, एक तो आता है ओ और एक आता है औ। ओ और औ। फिर आता है अगला, वो होता है दंतोष्ठ स्थान। दांत और ओष्ठ दोनों से जो बोले जाते हैं उसे हम कहते हैं दंतोष्ठ स्थान, और इनसे जो वर्ण बनते हैं वे होते हैं दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण। इसका एक सूत्र होता है, वो होता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, ये इसका एक सूत्र है, वकारस्य दंतोष्ठम। इसके द्वारा जो उच्चारित होने वाला वर्ण है वो सिर्फ एक ही होता है, वो होता है व। इसका जो उच्चारित वर्ण है वो होता है व। तो हो कंठ तालु से ए और ऐ, आपसे पूछे ए का उच्चारण स्थान तो कंठ तालु, ओ का कंठोष्ठम, व का दंतोष्ठम। इसके बाद एक सूत्र और आता है, एक स्थान और आता है जिसे हम कहते हैं जिह्वा मूल स्थान। जिह्वा मूल स्थान, इससे जो वर्ण बनते हैं उसे हम कहते हैं जिह्वा मूल्यम वर्ण। जिह्वा मूल्यम वर्ण ये होता है जिह्वा मूल। अभी हमने उपदमान में पढ़े, जिह्वा मूल पढ़े थे। जिह्वा मूल में हमने पढ़ा था ये चिन्ह आता है और क्या आता है, वर्णों में क्या आता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा जिह्वा मूल। जिह्वा मूल है तो जिह्वा मूल्य वर्ण के अंदर एक सूत्र आता है, वो होता है जिह्वा
मूल्यस्य जीवामूल्यस्य जीवामूल्यम ये एक सूत्र है। इसके द्वारा जो उच्चारित होने वाले वर्ण है वो दो वर्ण होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो होता है क और दूसरा होता है ख। क ख पहले भी आ गए कंठ स्थान में भी, लेकिन इसके ये चिन्ह आता है। ये चिन्ह आने के कारण इसको जीवामूल्य वर्ण बोलते हैं। इस प्रकार हमारे जो उच्चारण स्थान है उन उच्चारण स्थानों की यहाँ पे समाप्ति होती है। प्रश्न आता है टोटल कितने होते हैं? 7 या 8। ये मैंने भी पहले भी बता दिया। 7 हो तो 7 को करना है, 8 हो तो 8 को करना है। भट्टोजी दीक्षित मैंने पहले क्लास में बताया था, आचार्य भट्टोजी दीक्षित उन्होंने 7 ही माने हैं, लेकिन उनके जो शिष्य हैं वरदराज जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी उन्होंने 8 उच्चारण स्थानों को माना है। और मैंने बताया वर्तमान में लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर व्याकरण का संचालन किया जा रहा है, व्याकरण चल रहा है, इसलिए 8 को ज्यादा मान्यता दी गई है। इसलिए 7 या 8 जो भी लिखा हुआ है वो सही है, इसलिए आपको इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना वर्ण विचार का जो टॉपिक है ये आज समाप्त होता है। फिर अगली कक्षा में हम आगे जो नया टॉपिक अपना स्टार्ट होगा, नया पॉइंट स्टार्ट होगा, उसमें हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं घर पर हैं उनको ये वीडियो दिखाएं, ताकि उनको भी संस्कृत भाषा का ज्ञान हो सके, उनकी शिक्षा में कोई कमी ना आए। और हम आज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और पास में जो घंटी का बटन है उसे दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।